नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर के अंदर। देखिए, अपन ने राजस्थान का जीके स्टार्ट कर रहा था तो अपन ने 3-4 टॉपिक अपने हो गए और अपना चल रहा था राजस्थान की अपवाह प्रणाली। अपवाह प्रणाली में नदियों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो नदियों में आंतरिक प्रवाह की नदियां पढ़ ली, अरब सागर में गिरने वाली सारी नदियों के बारे में अपन ने पढ़ लिया। और आज अपन पढ़ने वाले हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, कि बंगाली खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और चैनल ने आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। आपकी पूरी नदियां हैं वो क्लियर हो जाएगी और अपन एक ट्रिक के माध्यम से इन नदियों को क्लियर करेंगे। दोस्तों, ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, जहां जहां आपको आवश्यकता पड़ेगी वहां मैं आपको छोटे छोटे ट्रिक भी दिए जाएंगे दोस्तों। और वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं, देखिए बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी नदियां। देखो बंगाली खाड़ी में गिरने वाली तो सबसे मुख्य नदी कौन सी है? चंबल नदी। तो सबसे पहले अपन चंबल नदी के पढ़ेंगे, फिर इनकी सहायक नदियां चंबल और बाणगंगा, ये नदियां हैं जो कहाँ गिरती है? इधर बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। ठीक है, अरब सागर में अपन ने पढ़ ली। ठीक है, माही नदी, लूनी नदी और उनकी सहायक नदियों के बारे में। और इधर गिरने वाली कौन सी है? चंबल नदी है। तो चंबल के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। तो देखो चंबल नदी, चंबलवती को हम क्या कहते हैं? चर्मणवती बोलते हैं। चर्मणवती भी कहते हैं इसको राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। क्या कहते हैं? कामधेनु। क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। ये इनके उपनाम है। चंबल नदी को हम चर्मणवती नदी भी बोलते हैं, राजस्थान की इसको कामधेनु नदी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये नदी क्या है? नित्यवाही नदी है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। तो अब सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं इसका उद्गम कहाँ से होता है और कहाँ कहाँ ये चलती हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एक ट्रिक बता देता हूं। देखो उद्गम के बारे में आप एक ट्रिक याद रखना। चंबल में चिक्को कौन कौन से जिलों में बहती है? चंबल में चिक्को, बूंदी, सावलकर दोही। ये एक ट्रिक है। देखो छोटा सा ट्रिक है, इसमें पूरी आ जाएगी कौन कौन सी जिलों में बहती है। चंबल में चिक्को, ये मैं आपको यहां से बताऊंगा। फिर चंबल में चिक्को, बूंदी, सावलकर दोही। देखो चंबल नदी कहां से बहती है? ये यहां से निकलती है, यहाँ विंध्यन पर्वत श्रेणी है। ये आपकी विंध्यन पर्वत श्रेणी है, ये विंध्यन पर्वत श्रेणी है। और यहाँ पर है जानापाओ की पहाड़ियां। यहाँ इसके ऊपर कौन सी पहाड़ियां हैं? जानापाओ की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां है? जानापावा की पहाड़ियां। जानापावा की पहाड़ियां जानापाओ की पहाड़ियों से कहां से निकलती है? जानापाओ की पहाड़ियों से ये निकलती है। आगे बात समझ में, जानापाओ की जो पहाड़ियां हैं और ये कहां पर है? एमपी, मध्य प्रदेश में। एमपी मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर जिला, कौन सा जिला? इंदौर जिला, ये भी आपको याद रखना है। इंदौर जिला कहाँ है? एमपी के अंदर है। कहां पर है? एमपी में। और महू नामक स्थान से निकलती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहले। एमपी मध्य प्रदेश विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में यहाँ पर है जानापाव की पहाड़ियों। और एमपी के अंदर इंदौर जिला, महू नामक स्थान और कौन सी? जानापाव की पहाड़ियों से निकलती हैं। यहां से ये चलती है। देखो ये इधर से जाती है। ठीक है, ये नदी है, यहां से निकल रही हैं और ये राजस्थान में देखो इधर बहती है। ये यहां पर बहती हैं।
पहले मैं नदी बना देता हूं। देखो ये नदी बन गई आपकी चंबल नदी। तो देखो यहाँ पर आपने यहाँ ट्रिक लिखा चंबल मैं का मतलब ये मध्य प्रदेश के महू से निकलती है। कहां से? महू। महू महू का मतलब एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश से ये निकलती है, एमपी से। चिक्को, फिर ये सबसे पहले कहां प्रवेश करती हैं? चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती हैं। कौन से में? ची से चित्तौड़गढ़, फिर को से कोटा, फिर बूंदी, बूंदी में बहती हुई, और साव से सवाई माधोपुर, ठीक है, सावल से सवाई माधोपुर, कर का मतलब करौली, और दो का मतलब धौलपुर, और ई का मतलब इटावा। इटावा में यहां पर आकर के ये कहां पर मिल जाती है? ये यमुना नदी है, उस यमुना नदी में आकर के मिल जाती है। ये कौन सी नदी हो गई? यमुना, ठीक है। इटावा, इटावा के समीप, इटावा है कहां पर? यूपी के अंदर, यूपी में है इटावा। इटावा में आकर के यहां पर किस में मिल जाती है? यमुना नदी में आकर के मिल जाती है। तो ये ध्यान रखना आपको। आगे बात समझे, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी शायद कि कहां से निकलती है? महू से निकलती है, एमपी से। फिर ये यहाँ राजस्थान में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कोटा, कोटा के बाद में इधर बूंदी, बूंदी के बाद में सवाई माधोपुर, फिर करौली, धौलपुर, और आगे यूपी में चली जाती है। और इटावा, इटावा में यहाँ जो मुरादगंज है, कहां पर? मुरादगंज गंज के अंदर, यूपी के अंदर यमुना में आकर के मिल जाती है। अब देखो इस नदी के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये यहां से निकलती हैं, तो इसके ऊपर कुछ बांध भी बने हुए हैं। तो यहां पर बहानपुरा और मानपुरा की पहाड़ियां हैं, मानपुरा और बहानपुरा की पहाड़ियां। ये देखो मानपुरा और बहानपुरा, बहानपुरा की पहाड़ियां हैं। तो इन पहाड़ियों के बीच में यहां पर एक बांध बनाया गया है। ये यहां पर एक दोस्तों बांध बनाया गया है। ये देखो यहां पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। ये बनाया गया है कहां पर? ये एमपी के अंदर है, ठीक है, मंदसौर जिले में। कौन से जिले में? मंदसौर जिले में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर कौन सा? गांधी सागर सबसे बड़ा बांध है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा, इस नदी पर सबसे बड़ा है। इस नदी पर, इस नदी का सबसे बड़ा बांध है, ये सबसे बड़ा बांध है। ये ध्यान रखना आपको, इस नदी का सबसे बड़ा बांध है, ये इस नदी का सबसे बड़ा बांध। देखो मैं आपको इनके भी ट्रिक बता दूंगा बांध याद करने की। तो सबसे पहले ये एमपी के अंदर बांध यहां पर बना हुआ है। आगे बात सुनिए, कौन सा? गांधी सागर बांध। और ये मानपुर और बानपुरा की दो पहाड़ियां, उन पहाड़ियों के बीच में यहां पर गांधी सागर बांध बना हुआ है। फिर ये नदी चलती है, देखो चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। कहां पर? चौरासीगढ़, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। यहां पर चौरासीगढ़ है, यहां पर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। कौन सा स्थान? चौरासीगढ़ में, चौरासीगढ़ मैसूरगढ़ के अंदर है। चौरासीगढ़ पास में है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ में क्या करती हैं? प्रवेश करती है। यहां पर ये ध्यान रखेंगे। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो बैसोरगढ़ से 5 किलोमीटर दूर, बैसोरगढ़ से 5 किलोमीटर दूर यहां पर एक जलप्रपात बना हुआ है। देखो ये जलप्रपात यहां पर बना हुआ है जिसको बोलते हैं चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात। ये चूलिया जलप्रपात है, जलप्रपात प्रपात। ये बैसोरगढ़ से 5 किलोमीटर दूर है। बैसोरगढ़ से, बैसोरगढ़ से 5 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर
कहां पर है ये? चित्तौड़गढ़ में है। ये भी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। ये जो है राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये देखो चूलिया जलप्रपात है, वो राजस्थान का सबसे ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये भी ध्यान रखेंगे। ऊंचाई कितनी है? 18 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये कहां पर बनाया गया है? यहां चित्तौड़गढ़ के अंदर बनाया गया। अब देखो मैं बता देता हूं कि आपको जलप्रपात क्या होता है, कि जैसे कोई भी जल है वो ऊंचाई से गिरता है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, देखो ये जैसे कोई पहाड़ी है, ठीक है, या ऊंचा स्थान है, यहां से मान लीजिए जल गिर रहा है, जल गिर जाता है तो यहां पर एक गड्ढा बन जाता है, गड्ढा बन करके उसमें जल भर जाता है, तो उसको बोलते हैं जल प्रपात। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जैसे आपने कभी वर्षा हुई है, कभी वर्षा होती है ना, तो वर्षा जब होती है तो आपने देखा होगा कि नाले चलते हैं, और जब छत का नाला जब नीचे गिरता है ना, तो वहां नीचे गड्ढा बन जाता है और उसमें जल भर जाता है। तो उसी प्रकार से जब ऊंचाई से मान लीजिए कोई जल गिर रहा है पहाड़ी इलाके से या ऊंचाई से, और जल जब पहाड़ी इलाके से नीचे की तरफ गिरता है तो नीचे वहां गड्ढा बन जाता है, और गड्ढा बनने के बाद में उसमें जल भर जाता है, तो उसको बोलते हैं जलप्रपात। तो ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर। ये चंबल नदी के ऊपर बनाया गया है। ये याद रह जाएगा, चूलिया च से चंबल नदी के ऊपर, और च से ही चित्तौड़गढ़ में। याद रह जाए, चूलिया च से चित्तौड़गढ़ में और च से चंबल नदी पर। सबसे ऊंचा कितना किलोमीटर? 18 किलोमीटर ऊंचा बांध है। अब देखो आगे यहाँ चित्तौड़गढ़ में, यहां चित्तौड़गढ़ के अंदर ही एक बांध बनाया गया जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध, प्रताप सागर बांध। ये कहां बना हुआ है? ये बना हुआ है रावत बाठा में। ये है रावत बाठा, रावत बाठा चित्तौड़गढ़ में ही है। ये भी रावत बाठा चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। ये राजस्थान का क्या है? सर्वाधिक बहाव क्षमता वाला, सर्वाधिक बहाव क्षमता वाला, बहाव क्षमता वाला बांध है ये भी आप ध्यान रखेंगे। देखो आगे बात सुन में, फिर चित्तौड़गढ़ में यहां पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। कहां पर? रावत बाठा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और सर्वाधिक बहाव क्षमता वाला बांध है ये, यहां पर बनाया गया। उसके बाद में आगे चलते हैं तो आगे यहां कोटा में, यहां कोटा में एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है जुहार सागर बांध, जिसका नाम है जुहार सागर बांध, जुहार सागर बांध, सागर बांध। ये कहां पर है? ये बोरवास, बोरवास कोटा के अंदर बनाया गया है। बोरवास कोटा में, जुहार सागर कहां बनाया गया है? कोटा में। आगे बात सुन में, उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये क्या है? पिकअप बांध है। क्या है? पिकअप बांध है ये, कि चंबल नदी में बना हुआ पिकअप बांध कौन सा है? तो जुहार सागर बांध है। इसके बाद में कोटा में यहां एक कोटा बैराज बांध बनाया गया है, ठीक है, कोटा में ही। ये जुहार सागर हो गया, और इसके बाद में ये कोटा, कोटा में यहां पर बना हुआ है कोटा बैराज, कोटा बैराज बांध, बैराज बांध ये बनाया गया है, ठीक है। यहां पर इनसे काफी मतलब जल विद्युत का उत्पादन होता है। आगे बात समझ में, तो ये 4 बांध हो गए। यहां पर देखो, एक तो सबसे पहला गांधी सागर जो सबसे ऊंचा बांध, सबसे बड़ा इस नदी का बांध, ये बानपुर मानपुर पहाड़ियों के बीच में एमपी के अंदर है। उसके बाद में ये 84 में जब प्रवेश करती है तो यहाँ एक चूलिया जलप्रपात बना हुआ है सबसे ऊंचा। उसके बाद में चलते हैं राणा प्रताप सागर बांध जो रावत बाठा चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक बहाव क्षमता वाला है। उसके बाद में कोटा में जुहार सागर बांध है, और कोटा में ही कोटा बैराज बांध है। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि चंबल नदी पर कौन से बांध बनेंगे। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, देखो गांधी को
राज, ऐसे आप याद कर सकते हैं। गांधी को राज, गांधी सागर, को कोटा बैराज, रा को राणा प्रताप सागर और जय का जवाहर सागर बांध, ऐसे याद कर सकते हैं। गांधी को राज, गांधी सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध, ये चार यहां पर इसमें बांध बनाए गए। उसके बाद में देखो ये बूंदी, बूंदी में बहती है और बूंदी के बाद में ये देखो यहाँ सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, यहाँ पर ये सीमा बनाती है। इस सीमा के सारे बहती हैं और आगे जाकर के इटावा, इटावा मुरादगंज यूपी में जाकर के किस में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, चंबल में से मऊ से निकलती हैं, चित्तौड़गढ़, फिर कोटा, उसके बाद में बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, फिर करौली और उसके बाद में धौलपुर और इसके बाद में इटावा, जो इटावा में जाकर के ई से क्या हो गया, इटावा, इटावा में जाकर के कहाँ मिल जाती है, यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। और यमुना आगे जाकर के किस में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये चंबल नदी होगी, कहाँ से निकलती है और कहाँ इसका विसर्जन होता है, कहाँ पर ये अपना जल गिराती है, तो यमुना, और यमुना से आगे गंगा नदी में जाकर के इसका जल गिर जाता है। ये इसके ऊपर बांध हो गए। अब देखो इस नदी की बात करते हैं लंबाई की। सबसे पहले लंबाई, कुल लंबाई है वो 1051 किलोमीटर है, 1051 किलोमीटर है, ठीक है। इसमें से देखो यहाँ पर 320 किलोमीटर तो एमपी में, 320 किलोमीटर तो कहाँ पर है, एमपी में, ठीक है। 322 किलोमीटर यहाँ पर, 322 किलोमीटर यहाँ किस में है, राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान में 320 कहाँ है, एमपी में, ठीक है। आगे बात समझे। उसके बाद में बात करते हैं 252 किलोमीटर सीमा बनाती है। यहाँ पर 252 किलोमीटर ये क्या करती है, सीमा बनाती है, सीमा जो एमपी और राजस्थान की सीमा बनाती है। और उसके बाद में आगे यूपी के अंदर 157 किलोमीटर, 157 किलोमीटर, ये देखो 1051 किलोमीटर, 320 यहाँ कहाँ हो गई, एमपी में, राजस्थान में 322 और ये 252 क्या बनाती है, सीमा बनाती हैं एमपी और राजस्थान की, और 157 किलोमीटर कहाँ हो गई, यूपी के अंदर। लेकिन राजस्थान की जो सरकार की जो आंकड़े जारी किए गए उसके अनुसार इसकी लंबाई 965 66 किलोमीटर, 966 किलोमीटर ये मानी गई है। राजस्थान सरकार के द्वारा जो जारी किए गए आंकड़े हैं उसके अनुसार ये 965 966, तो ये बेटर लंबाई है। एग्जाम में जो ज्यादातर पूछ जाती है यही पूछी जाती है, 965 से लेकर के 966 किलोमीटर। और राजस्थान के अंदर 135 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी गई है। कुल लंबाई राजस्थान में 135 किलोमीटर मानी गई है, राजस्थान में 135 मानी गई है राजस्थान सरकार के द्वारा, ठीक है, 135। आगे बात समझ में। तो ये इसकी लंबाई है। अब देखो इसकी बहुत ही और भी बहुत सारी इसकी बातें हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो 1 मिनट में मिटा देता हूं, मिटाने वाला कहां गया भाई। ये देखो ये ट्रिक आपके याद हो गया, चंबल में चिको, बूंदी सावलकर धोई और गांधी को राज, गांधी को राज, चंबल में गांधी को राज, ऐसे याद कर लो। चंबल में चिको, बूंदी सावलकर गई और चंबल में किसका राज, गांधी का राज, याद रह जाएगा। चंबल में चिको, बूंदी सावलकर धोई और चंबल में किसका राज, गांधी का राज। अब देखो इसकी बात करते हैं। चंबल नदी को चर्मनवती कहते हैं, राजस्थान की क्या बोलते हैं, इसको कामधेनु कहते हैं। और ये क्या है, 12मासी नदी है। दो नदियां 12मासी है, 12मासी नदी, या इसको नित्यवाही बोलते हैं, नित्यवाही नदी जो पूरे वर्ष बहती है। 12मासी का मतलब जो पूरे वर्ष बहती है और नित्यवाही का मतलब जो हमेशा बहती है। जैसे चंबल नदी और माही नदी क्या है, 12मासी नदी है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, चंबल और माही नदी। माही अपने पढ़ लिया, यहां से ये निकलती है, तो ये दोनों क्या है, 12मासी नदी हैं। उसके बाद में बात करते हैं, देखो और बात करें तो अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली,
अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी है। सीमा बनाने वाली ये एकमात्र नदी है। अंतर्राष्ट्रीय में ये घग्गर नदी है, अंतर्राष्ट्रीय में बहने वाली। और अंतर्राज्यीय मतलब ये मध्य प्रदेश, एमपी और राजस्थान दोनों के बीच क्या करती है, सीमा बनाती है। तो ये सीमा बनाने वाली नदी है। उसके बाद में इसकी बात करें तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे क्या है, लंबी नदी। राजस्थान की सबसे ये क्या है, लंबी नदी है। तो ये इनकी विशेषता हो गई। 12मासी नदी, नित्यवाही नदी, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली और सबसे लंबी नदी। और सर्वाधिक बीहड़ इसी नदी के किनारे आते हैं। सर्वाधिक बीहड़ इसी नदी क्षेत्र में स्थित है। और सर्वाधिक बीहड़ में कौन कौन से जिले हैं, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ये 3 जिले जो बीहड़ क्षेत्र वाले हैं। सर्वाधिक बीहड़ वाली नदी और अपर्दन वाली भी यही है। सर्वाधिक अपर्दन या जिसको उत्खात भूमि भी बोलते हैं, उत्खात भूमि वाली नदी। ठीक है, तो सर्वाधिक बीहड़, सर्वाधिक अपर्दन और सर्वाधिक उत्खात भूमि। अब देखो बीहड़ क्या होता है, अपर्दन। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था जैसे ये नदी बह रही है। ठीक है, जैसे यहां से नदी का जल है चारों तरफ बिखरता है। ठीक है, और जब इसमें मतलब ज्यादा पानी की आवक हो जाती है तो जल है वो चारों तरफ बिखर जाता है। और जब चारों तरफ बिखर जाता है और जब इसमें पानी की क्या होती है, कमी होती है, तो ये जल वापिस यहां से ये जल इधर आना शुरू हो जाता है। ये जल है वो इधर आना शुरू हो जाता है, दोनों तरफ वापिस इस नदी में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये जल इस नदी में आना शुरू हो जाता है, इधर नदी की तरफ आता है। तो यहाँ पर अवनालिका बन जाती है। अवनालिका अपर्दन, अवनालिका सबसे ज्यादा बन जाती है। तो अवनालिका अपर्दन है वो इसी नदी में होता है। तो अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि यहाँ उबड़ खाबड़ इस प्रकार से गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, उबड़ खाबड़, तो उसको बोलते हैं उत्खात भूमि। ठीक है, अब जब यहाँ पर कई ऐसे गड्ढे बन जाते हैं, तो इस गड्ढों के अंदर यहाँ पर काफी पेड़ पौधे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं। यहाँ पर काफी क्या पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं। तो उस भूमि को कौन सी भूमि बोलते हैं, बीहड़ भूमि बोलते हैं। तो सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र वाली नदी यही है, चंबल नदी। और सर्वाधिक बीहड़ वाले जो जिले हैं वो कौन से हैं, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। तो उत्खात के लिए प्रसिद्ध, अवनालिका अपर्दन के लिए और बीहड़ के लिए यही नदी जानी जाती है, चंबल नदी जानी जाती है। आगे होगी आपकी बात समझ में इतनी। अब देखो इस नदी के प्रवाह क्षेत्र की हम बात करें तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कैसा है। इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, इस नदी का प्रवाह क्षेत्र कैसा है, वृक्षाकार है। वृक्षाकार प्रवाह क्षेत्र इसका कैसा है, वृक्षाकार है। और जहां पर सबसे ज्यादा मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं, इसी कारण इसको क्या कहते हैं, घड़ियालों की प्रजनन स्थली कहते हैं। घड़ियालों की क्या कहते हैं, प्रजनन स्थली कहते हैं। आगे बात समझ में। तो सर्वाधिक अवनालिका प्रजनन सबसे ज्यादा बीहड़ और सर्वाधिक उत्खात भूमि के लिए ये जानी जाती है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा शायद। ये आप कई बार एग्जाम पूछते हैं। 4 इस पर बांध बने हुए हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा चोलिया जलप्रपात 18 किलोमीटर और भारत में इसका कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। राजस्थान का सबसे ऊंचा और भारत में 5वें नंबर का, भारत में 5वां स्थान है इसका। यह आपके समझ में आ गई होगी बात शायद। ठीक है, अब इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। सहायक नदियां कौन कौन सी है, सहायक नदियां, इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी, उस सहायक नदियों के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो
सहायक नदियां, सबसे जो मुख्य सहायक नदियां वो बनास हैं। कौन सी हैं? बनास, मेज, ठीक है, काली सिंध, कौन सी है? काली सिंध। उसके बाद में पार्वती और ब्राह्मणी या बामणी, ये इसकी मुख्य सहायक नदियां। फिर इनकी अन्य सहायक नदियां हैं, तो ये इसकी बनास, मेज, काली सिंध, पार्वती, ब्राह्मणी, ये 5 मुख्य सहायक नदियां हैं। और फिर इनकी अन्य सहायक नदियां जो इसके अंदर आकर के मिलती है। तो मतलब इसका काफी बड़ा वृक्षाकार जो प्रवाह क्षेत्र है। तो उन सभी नदियों के बारे में अपन जानेंगे। तो अब एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। देखो यहाँ पर 2 ही मिनट लगेंगे, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। चंबल नदी को चर्मणवती कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। ये नदी क्या है? 12मासी, पूरे साल बहती है, हमेशा बहती है, नित्यवाही कहते हैं इसको। और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी है। तो यहाँ पर अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है एमपी और राजस्थान के बीच। और 3 ये राज्यों के अंदर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में बहने वाली है। उसके बाद में राजस्थान की सबसे लंबी नदी है 1051 किलोमीटर। राजस्थान सरकार की तरफ से 965-66 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी गई है। और सर्वाधिक बीएड और सर्वाधिक अपर्दन अवनालिका अपर्दन और सर्वाधिक उत्खात भूमि के लिए चंबल नदी ही जानी जाती है। सर्वाधिक बीएड क्षेत्र कौन सा है? धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। आगे बात सुन में। अब देखो ये कहां से निकलती है? तो सबसे पहले महू दानापाव की पहाड़ियों विंध्याचल के अंदर ही है, श्रेणी में। इंदौर जिले एमपी के अंदर है। तो यहाँ से निकलती है सबसे पहले बानपुरा में यहाँ पर गांधी सागर बांध जो सबसे बड़ा बांध है। उसके बाद में ये यहाँ पर 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती हैं। और यहाँ रावत भाटा के समीप यहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया, सर्वाधिक बहाव क्षमता वाला बांध है। उसके बाद में आगे चलते हैं तो यहाँ जवाहर सागर बांध, ठीक है, और बाद में कोटा बैराज, ये बांध बने हुए हैं। और यहाँ बेसौरगढ़ से 5 किलोमीटर दूर यहाँ पर चोलिया जलप्रपात बना हुआ है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात और भारत के 5वें नंबर का है। आगे बात सुनिए। फिर यहाँ कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहती हुई और इटावा में मुरादगंज के अंदर, यूपी के अंदर यमुना नदी उसमें जाकर के मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की चंबल नदी। और कल अपन आगे इसकी जो सहायक नदियां, उन सहायक नदियों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों में फेसबुक, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें दोस्तों। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक है वो उपलब्ध करवाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।